देखिए, तो अब तक हमने एक इंट्रोडक्टिव ले लिया, थर्मोडायनेमिक में मैक्सवेल रिलेशन पढ़ लिए सारे, साथ ही साथ हमने स्पॉन्टेनिटी क्राइटेरिया भी पढ़ लिया। अब पॉइंट आता है क्वेश्चन करने का, किस टाइप के क्वेश्चन तुम्हें एग्जाम में पूछे जाएंगे, उससे रिलेटेड भी टेस्टिंग तो होनी जरूरी है क्योंकि मैं तुम्हें क्वेश्चन भी कराऊंगा। किस टाइप के क्वेश्चन तुम्हारे आ सकते हैं और कितने टाइप के डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन बन सकते हैं, मैं अपने पास से तुम्हें वो भी क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। तो जस्ट वेट, लेट मी फाइंड आउट। देखिए, कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जो तुमसे बस डायरेक्ट रिलेशन होंगे, तो वो क्वेश्चन तुम कर लोगे इजी, उसमें मुझे पता है कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हाँ, जैसे क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन तुम्हें एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, लैंग्वेज फॉर्म में लिख के देगा। क्या लिख के देगा, ध्यान से सुनो। द चेंज इन एंथैल्पी विद रेस्पेक्ट टू चेंज इन प्रेशर एट कांस्टेंट एंट्रोपी विल बी इक्वल टू, नीचे ऑप्शन मेंशन होंगे, क्या, ए टेम्परेचर मेंशन होगा, बी ऑप्शन क्या होगा तुम्हारा वॉल्यूम है, सी तुम्हारा क्या है प्रेशर है, ठीक है, ऐसे ही डी तुम्हारा एंट्रोपी है। पूछो, क्वेश्चन में पूछा क्या है, द चेंज इन एंथैल्पी, क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इस तरीके से लिख लो, चेंज इन एंथैल्पी विद रेस्पेक्ट टू चेंज इन प्रेशर एट कांस्टेंट क्या दे रखा है, एंट्रोपी। बोलिए किसके इक्वल होगा, बोलिए बोलिए। इस क्वेश्चन को करने में मुश्किल से 15-20 सेकंड लगेगी, ज्यादा सेकंड नहीं लगेगी, बस सही करोगे बिल्कुल। देखो, बिल्कुल कुछ नहीं करना, आओ हमें कुछ नहीं करना, मैक्सवेल बॉक्स बनाओ सिंपल सा। ये देखो मैक्सवेल बॉक्स, क्या लिखोगे, सत्य प्रकाश, टायर्ड, वेरी मच, हे गॉड, अभी उठा ले, ठीक है। अब ध्यान से देखो, डेल एच बाई डेल पी एट कांस्टेंट एस, मतलब एंथैल्पी फंक्शन है, एंथैल्पी फंक्शन है किसका। अब देखो, अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर के लिए दो वैल्यू हो सकती है, डेल एच की चेंज में वैल्यू आ सकती है और इसके इंटरनल एनर्जी की चेंज में वैल्यू आ सकती है कि नहीं आ सकती। और दूसरा हमारा वॉल्यूम की फॉर्म में है कि वॉल्यूम की फॉर्म में एंथैल्पी की फॉर्म में भी आ सकता है चेंज होके, और गिब्स फ्री एनर्जी की चेंज में भी आ सकता है, राइट। लेकिन अब हमें ये देखना है कि जो यहाँ पे ये एक्सप्रेशन दे रखा है, ये टेम्परेचर के लिए दे रखा है कि वॉल्यूम के लिए। तो बहुत ईजी है, ये एक्सप्रेशन देख लो, नीचे क्या दे रखा है, प्रेशर दे रखा है, डेल एच विद रेस्पेक्ट टू प्रेशर एट कांस्टेंट एंट्रोपी, मतलब इस तरीके से दे रखा है, डेल एच और एट कांस्टेंट एंट्रोपी। इसका मतलब क्या हो गया कि इक्वल टू हमारा वॉल्यूम होता है। बोलो, बात क्लियर है कि नहीं है, बोलो बात क्लियर है कि नहीं है, बोलो। अगर तुम्हारा टेम्परेचर का एंथैल्पी फंक्शन होता तो टेम्परेचर के लिए एंथैल्पी फंक्शन कैसे होता, इस तरीके से, डेल एच विद रेस्पेक्ट टू डेल एस एट कांस्टेंट प्रेशर। दैट इज द डिफरेंस। गलती मत कर देना इस चीज में, क्योंकि तुम्हें जल्दी होती है। तुम क्या देखोगे, वॉल्यूम और टेम्परेचर दोनों के बीच में एंथैल्पी आ रहा है, जो तुम्हें सबसे ऊपर वाला टिक मिल जाएगा, टेम्परेचर मिल जाएगा, तो तुम टेम्परेचर करके आ जाओगे और गलती कर दोगे। ध्यान रखो, वॉल्यूम की फॉर्म में एक्सप्रेशन आता है डेल एच विद रेस्पेक्ट टू प्रेशर एट कांस्टेंट एंट्रोपी, और टेम्परेचर के लिए डेल एच विद रेस्पेक्ट टू एंट्रोपी एट कांस्टेंट प्रेशर। तो डू नॉट डू ऐसी मिस्टेक, ऐसी मिस्टेक तो बिल्कुल करो ही मत। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा, ठीक है। पॉइंट क्लियर है। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। और क्वेश्चन बताता हूं, आईआईटी जैम में भी क्वेश्चन आया था, आईआईटी जैम में आया था, तुम कर लोगे, डायरेक्ट एक्सप्रेशन था मैक्सवेल से कि इनमें से कौन सा सही है, ठीक है। चलो मैं क्वेश्चन ही बता देता हूं। आईआईटी जैम में एक क्वेश्चन आया था, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्ट, एक्सप्रेशन प्रीवियस ईयर में, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्ट, कितना है, नहीं, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट करेक्ट। क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट करेक्ट, ठीक है। ये भी क्वेश्चन में तुम ध्यान रख लिया करो कि करेक्ट पूछा है कि नॉन करेक्ट। ऑप्शन तुम्हें दे रखा है ए, क्या दे रखा है, डेल टी विद रेस्पेक्ट टू डेल वी एट कांस्टेंट एंट्रोपी माइनस इक्वल टू क्या दे रखा है, डेल पी बाई डेल एस एट कांस्टेंट वी। सी ऑप्शन दे रखा है डेल एस बाई डेल वी एट कांस्टेंट एंट्रोपी इक्वल टू क्या आ जाएगा, डेल पी बाई डेल टी एट कांस्टेंट। ये बोलिए, तीसरा बताइए, तीसरा बी ऑप्शन तुम्हें दे रखा है, डेल टी बाई डेल पी एट एस इज इक्वल टू क्या दे रखा है, माइनस के डेल वी बाई डेल एस एट कांस्टेंट प्रेशर। डी ऑप्शन, डी ऑप्शन में क्या दे रखा है, डेल एस बाई डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर इक्वल टू डेल वी बाई डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर। बताओ विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट करेक्ट, बोलिए आंसर क्या हुआ।
मुश्किल से 2-3 सेकंड का क्वेश्चन है ये मेरे लिए, और तुम्हें भी इतना ही स्ट्रॉन्ग बनना है, इतना ही फास्ट बनना है। बोलो क्या कौन सा करेक्ट होगा? तो तुम सारे एक्सप्रेशन देख लोगे। 2 तरीके हैं करने के, या तो मैक्सवेल बॉक्स बना लो, सीधा मैक्सवेल बॉक्स बना लो, सत्य प्रकाश टायर्ड वेरी मच, हे गॉड अभी उठा ले। तो जितने एक्सप्रेशन है बना के देख लो। उससे दूसरा तरीका मैंने क्या बताया था कि जब कभी भी तुम्हें कहीं सत्य प्रकाश दिख जाए तो नेगेटिव आ जाएगा। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन में ये चेक कर लो कि सत्य प्रकाश कहाँ पे है। तो देख लो, जहां पे सत्य प्रकाश मिलेगा वहां पे नेगेटिव मिलेगा। सत्य प्रकाश यहाँ पे है तो एक नेगेटिव है, मतलब ये तो ऑप्शन सही है। सत्य प्रकाश यहाँ पे है तो एक नेगेटिव है, तो मतलब ये भी ऑप्शन सही है। दूसरा तीसरा ऑप्शन देखो, बी ऑप्शन देखो, सत्य प्रकाश तो नेगेटिव प्रेजेंट है लेकिन एक सत्य प्रकाश और है, तो इसका मतलब यहाँ पे भी नेगेटिव होना चाहिए था, यहाँ पे भी नेगेटिव होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे तो नेगेटिव नहीं है, यहाँ पे तो नेगेटिव नहीं है। इसका मतलब यही ऑप्शन होगा, ये ऑप्शन इनकरेक्ट है। ये तुम्हारा जैम में प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया था। बोलो कोई दिक्कत है इसे करने में? कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ही चीज है, गंदे गंदे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, चलिए जैसे अब तुम्हें क्वेश्चन दे देगा, क्वेश्चन तुम्हें क्या दे देगा कि डेल एस बाई डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर विल बी इक्वल टू, बोलो किसके इक्वल होगा? बोलो किसके इक्वल होगा? बोलो डेल एस बाई डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर किसके इक्वल होगा? ऐसे ऑप्शन के फॉर्म में दे देगा, डेल एस बाई डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर विल बी इक्वल टू, बताओ किसके इक्वल होगा? तो कुछ नहीं करना, फिर से मैक्सवेल बॉक्स तो बना के रखो कॉर्नर में ऊपर, सत्य प्रकाश टायर्ड वेरी मच हे गॉड अभी उठा ले। क्या दे रखा है? डेल एस बाई डेल पी, मतलब डेल एस बाई डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ये एक्सप्रेशन दे रखा है। तो विल बी इक्वल टू क्या होगा? ये इसका अपोजिट है तो इक्वल टू क्या हो जाएगा? डेल वी बाई डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर। प्रेशर किसकी साइड है? प्रेशर किसकी साइड है? टेल की साइड, तो नेगेटिव साइन आ जाएगा। या दूसरा तरीका क्या बता रखा है, जब भी तुम्हें एक्सप्रेशन में एस और पी एक साथ दिख जाए, एस पी यहाँ पे दिख जाए या एस पी यहाँ पे दिख जाए कांस्टेंट की फॉर्म में, मतलब इस पूरे एक्सप्रेशन में एस पी होना ही चाहिए, तो इस पूरे फाइनल एक्सप्रेशन में तुम्हें नेगेटिव साइन 100% मिलेगा, तुम्हें 100% नेगेटिव साइन मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो मिस्टेक नहीं करनी बिल्कुल भी। चलिए हाँ, ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन सुनो ध्यान से। क्वेश्चन क्या है? फ्रॉम मैक्सवेल थर्मोडायनेमिक रिलेशन, क्वेश्चन लिख लो, फ्रॉम मैक्सवेल थर्मोडायनेमिक रिलेशन द वैल्यू ऑफ पी मे बी ऑब्टेन, द वैल्यू ऑफ पी मे बी ऑब्टेन इन टर्म ऑफ फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल। फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल। तो सिंपल सा पूछा है, उसने कहा है कि P की वैल्यू को हम किस थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल की फॉर्म में फाइंड आउट कर सकते हैं? P की वैल्यू को किस थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल की फॉर्म में फाइंड आउट कर सकते हैं? बोलो क्या क्वेश्चन होगा इसका? बोलो बोलो क्या आंसर होगा इसका? तो ऑप्शन दे देता हूं मैं, चलो ऑप्शन दे दिया, ऑप्शन तुम्हें दे दिया G और U, ऑप्शन नंबर B G और A, ऑप्शन नंबर C A और U, ऑप्शन नंबर D H और U। बोलो। तो कुछ नहीं करना, अरे भाई सबके लिए मैक्सवेल बॉक्स है, सबके लिए मैक्सवेल बॉक्स है। तो तुम्हें पता है P की वैल्यू को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? लो भाई मैक्सवेल बॉक्स बनाओ फिर से, सत्य प्रकाश टायर्ड वेरी मच हे गॉड अभी उठा ले। तो मुझे बता P की वैल्यू किस पोटेंशियल की फॉर्म में आ सकती है? तो ये देख ले, P की वैल्यू यहां से करेंगे तो एक तो U की फॉर्म में और A की फॉर्म में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? U और A, मतलब C आंसर हो जाएगा। तो सुन लो मेरी बात, S के लिए जो हमारी थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल यूज होती है, थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल के लिए फॉर्म में जो आता है वो क्या आता है? S के लिए यहां पे आओ, क्या आता है? G और A। तो S के लिए आता है G और A, P के लिए आता है U और A, टेम्परेचर के लिए आता है H और U, और वॉल्यूम के लिए हमारा आता है H और G। ध्यान रखना। लो अब यहां से कोई भी क्वेश्चन आ जाए बस तुम्हें इसी प्रकार से देखने हैं, तरीका तो वही है, याद कुछ नहीं करना। S के साथ में जाओ, इधर क्या है? G और इधर क्या है? A। तो हमारा जो S हो गया इसका फंक्शन हो गया ये, देखो लो, इसको याद रखना। S पे जाओ, S से जो इधर मिले ये दोनों इसके फंक्शन है, बात ही खत्म, इससे निकल जाएगा।
ठीक है, क्वेश्चन बड़े इजी है, टेंशन मत लो। ऐसे देखो क्वेश्चन क्या दे रखा है, द थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल which must be negative for spontaneous process at constant temperature and constant pressure। बताओ क्या होगा, हो गया। वैसे कुछ क्वेश्चन बता रहा हूं, बाकी सब क्वेश्चन इन्हीं से रिलेटेड हो गए, जिससे तुम्हारे दिमाग खुल जाए। तुम थ्योरी पढ़ कर ना थोड़े परेशान से हो जाते हो, इसलिए मैं क्वेश्चन डालता हूं बहुत सारे बीच में, जिससे तुम परेशान ना हो। देखो क्वेश्चन क्या है, द थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल विच मस्ट बी नेगेटिव फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कांस्टेंट प्रेशर। बोलो, ऐसी थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल बताओ जो लेस देन 0 है, किस पर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड एट कांस्टेंट प्रेशर। ऑप्शन तुम्हें दे रखे हैं, ऑप्शन नंबर है जी, ऑप्शन नंबर बी है एच, ऑप्शन नंबर सी है ए, ऑप्शन नंबर डी है यू। हाउ विल यू फाइंड स्पॉन्टेनिटी क्राइटेरिया? बहुत स्पॉन्टेनिटी क्राइटेरिया मेरे भाई। सत्य प्रकाश टायर्ड वेरी मच, हे गॉड अभी उठा ले। तो देख क्या बताया था स्पॉन्टेनिटी क्राइटेरिया में, ये पोटेंशियल है इसकी बगल वाले के प्रेजेंस पे, तो पी और टी पे कौन आ जाएगा, पी और टी पे हमारा ये आंसर आ जाएगा कि हमारा डेल्टा जी जब लेस देन इक्वल टू 0 होगा प्रेशर और टेम्परेचर पे, तो वो हमारा क्या होगा, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा। ठीक है, कर लोगे। बहुत क्वेश्चन होते हैं ऐसे ही। द प्रोसेस विच इज कैरिड आउट एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड कांस्टेंट एंट्रोपी। बताओ ऐसी पोटेंशियल कौन सी होगी स्पॉन्टेनियस के लिए जो कांस्टेंट वॉल्यूम एंड एंट्रोपी की प्रेजेंस पे लेस देन 0 होगी। बोलो, इट विल बी स्पॉन्टेनियस कौन सी होगी, वॉल्यूम और एस। बताओ, ये रही इंटरनल एनर्जी, तो जब हमारा इंटरनल एनर्जी लेस देन एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंट्रोपी इक्वल टू 0 आ जाए तो वो हमारा स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। है इस क्वेश्चन में कुछ ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं तुम्हारे, और तुम इतने घबराए रहते हो डर के। ठीक है, तो इस टाइप के ही तुम्हारे क्वेश्चन आएंगे। अब क्वेश्चन मैं देता हूं तुम्हें अपने पास से, कि अगर एग्जामिनर तुम्हें क्वेश्चन देने लगा इस तरीके के, कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, तुम्हारा माइंड चेक कर रहा हूं कि तुम कितना अप्रोच लगा पाते हो एग्जाम में। ठीक है, अब देखो मेरे वाले क्वेश्चन, मार्कर कौन सा काम कर रहा है, चलो देखो। चलिए क्वेश्चन मैं बनाता हूं, मैक्सवेल बॉक्स बना लो पहले। ठीक है, सत्य प्रकाश टायर्ड वेरी मच, हे गॉड अभी उठा ले। ठीक है, तो मैं बताता हूं तुम्हें क्वेश्चन। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड आउट del S by del P at constant temperature for 1 mole of ideal gas। बोलो, for 1 mole of ideal gas क्या होगा, बताइए। बोलो क्या होगा, निकालो। यही तो क्वेश्चन है खतरनाक, यही तो क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दो, फाइंड आउट del S by del V at constant temperature for 1 mole of ideal gas। बोलो कैसे डिटरमाइन करोगे, अगर एग्जाम में एकदम से क्वेश्चन आ जाए और तुम्हें आइडियल गैस ऐसे लिख के दे दे कि PV इज इक्वल टू nRT, और मुझे बता कि इसके लिए del S by del P एट कांस्टेंट टेम्परेचर क्या होगा, और इसके लिए del S by del V एट कांस्टेंट टेम्परेचर क्या होगा। अच्छा, दोनों के लिए सेम ही आ रहा है, del S by del P कांस्टेंट। ठीक है, बोलो क्या होगा।
तो कुछ नहीं, बहुत सिंपल है। पार्शियल डेरिवेटिव तुम्हें सिखाया कि नहीं? क्या सिखा रखा है कि डेल एस बाई डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर इक्वल टू क्या होगा? भाई सिंपल सी बात है, जब इस इक्वेशन में कोई एंट्रोपी का फंक्शन नहीं है तो हम इस पे डायरेक्ट कैसे अप्लाई कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। तो डेल एस बाई डेल पी हमें कुछ ऐसा फंक्शन निकालना पड़ेगा जो इसके इक्वल आए। तो डेल एस बाई डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, डेल एस बाई डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर इक्वल टू क्या होता है? इक्वल टू होता है डेल वी विद रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। और हमारा कितना आ जाएगा? नेगेटिव साइन आ जाएगा। बोलो हाँ या ना? तो बस हमें ये तो पता है कि वॉल्यूम, टेम्परेचर, प्रेशर आपस में रिलेशन तो दे रखा है फंक्शन बना के, तो अब हम निकाल देंगे। यही तो लॉजिक था इस क्वेश्चन में, कुछ नहीं करना। अब देखो क्या हो जाएगा। तो मैं क्या कर सकता हूं? V इज इक्वल टू एन आर टी बाई पी कर सकता हूं। तो हमारा डेल V बाई डेल टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? बोलो एन आर बाई पी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बोलो हाँ या ना? और ये किस में है? नेगेटिव में है। तो इक्वल टू कितना आ जाएगा? माइनस के एन आर बाई पी 1 मोल के लिए निकालना है। तो हमारा डेल एस बाई डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर इक्वल टू हो जाएगा माइनस के आर बाई पी। बोलो राइट और रॉन्ग? कर लोगे? बोलो कर लोगे? बस इसके लिए डेल एस बाई डेल पी ऐसे कर लोगे, सिंपल है। ऐसे क्वेश्चन होना है। सेकंड देखो, बताओ सेकंड के लिए क्या होगा? ऐसे क्वेश्चन ऐसी एंट्रोपी की फॉर्म में पूछ लेगा, तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा। डेल एस बाई डेल पी, एक्सप्रेशन में कहीं डेल एस नहीं है और तुम कैसे करोगे? बोलो। तो ऐसे गड़बड़ कर देते हो तुम ना। तो पता फिर तुम क्या करते? तुम भी तो महान आदमी हो। तुम क्या करते? अगर तुम्हारे ऐसे करके दे दिया एन आर टी बाई पी, तो तुम इसको ही लिख देते माइनस के 1 अपॉन में पी स्क्वायर एन आर टी, इसको ही करके आ जाते। ऐसी गलती मत करना, बता रहा हूं मैं। चलो सेकंड बताओ। सेकंड क्या है कि डेल एस बाई डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर फॉर 1 मोल ऑफ आइडियल गैस कैसे कैलकुलेट करोगे? तो बहुत इजी है। डेल एस बाई डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर आइडियल गैस के लिए निकालना है। तो डेल एस बाई डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, इसका अपोजिट क्या होगा? एक्सप्रेशन। भाई इसका क्या होता है? पार्शियल डेल वी इक्वल टू क्या होता है? डेल पी बाई डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। बस अब तुम्हें आइडियल गैस पता है, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। तुम्हें निकालना क्या है? डेल पी बाई डेल टी निकालना है। तो डेल पी बाई डेल टी कितना हो जाएगा? बोलो एन आर अपॉन में वी। तो हमारा डेल पी बाई डेल टी इक्वल टू कितना हो जाएगा? एन आर अपॉन में वी। बोलो इसमें कोई दिक्कत है? तो यही हमारा रिलेशन हो जाएगा कि डेल एस बाई डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर इक्वल टू आता है एन आर अपॉन में वी, और इक्वल टू होता है हमारा डेल पी बाई डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। बोलो इससे ज्यादा है? तो ये था आइडियल गैस के लिए। तो तुम्हारा क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड आउट डेल एस बाई डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर for 1 mole of van der Waals gas. For 1 mole of van der Waals gas. Question number 4. Find out del S by del V at constant temperature for 1 mole of reduced van der Waals gas. बोलो हाउ विल यू कैलकुलेट? मैं तो इजी था, कर दिया। चलो वैन डर वाल्स गैस के लिए बताओ और रिड्यूस वैन डर वाल्स गैस के लिए बताओ। ऐसे एक्सप्रेशन आ जाते हैं एग्जाम में डायरेक्ट उठ के आएंगे, पक्का ध्यान रखना। नोट से बाहर कुछ नहीं आएगा, इतना यकीन रखना अपने टीचर पे। भाई सिंपल सा है, पर सबसे पहले तुम्हें ये भी तो पता होनी चाहिए वैन डर वाल्स गैस क्या होती है। अरे मैं बैठा हूं ना यहाँ। वैन डर वाल्स गैस देखो क्या होती है। तो वैन डर वाल्स गैस क्या होती है? P प्लस के ए एन स्क्वायर अपॉन में वी स्क्वायर, V माइनस के एन बी इज इक्वल टू आर टी। इसको बोलते हैं हम वैन डर वाल्स गैस इक्वेशन। अब हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है डेल एस बाई डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो तुम इधर साइड में लिख लो डेल एस बाई डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर इक्वल टू जो होता है हमारा डेल पी बाई डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम होता है। बस तो मतलब तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें डेल पी बाई डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम निकालना है। ऐसी इक्वेशन एग्जाम में मेंशन करके नहीं देगा, तुम्हें याद रहनी चाहिए। P प्लस के एन स्क्वायर अपॉन में वी स्क्वायर, वी माइनस के एन बी इक्वल टू आर टी, ये वैन डर वाल्स गैस इक्वेशन होती है। तो सब करो। तो प्रेशर फंक्शन को एक साइड रख लो। प्रेशर इक्वल टू कितना हो जाएगा?
आर टी अपॉन में वी माइनस के बी, क्योंकि 1 मोल बोला है, माइनस के ए एन स्क्वायर अपॉन में वी स्क्वायर। सिंपल है। अब तुम्हें क्या करना है, डेल पी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, तो कितना कर दोगे, आर अपॉन में वी माइनस के बी, और ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो प्लस के 0। तो हमारा वैन डर वाल्स गैस के लिए डेल पी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम कितना आ जाता है, आर अपॉन में वी माइनस के बी। बोलो इससे ज़्यादा कुछ ईजी है? अच्छा, तुम्हें तो डिफ्रेंशिएशन करना नहीं आता। ओ माय गॉड, क्या करूं? देखो कोई भी डिफरेंशिएशन करना है, x की पावर n बाई डी एक्स, किसी का भी डिफरेंशिएट करना है तो इक्वल टू होता है n x n माइनस के 1, कोई भी है। चलो तुम्हें पहले थोड़ा डिफरेंशिएशन करना सिखा देता हूं, सीख लो। ये कंसेप्ट क्लियर हो गया? देखो तुम इसका भी कर लोगे फिर। देखो पहले थोड़ा डिफरेंशिएशन रूल सीख लो। थोड़े से बच्चे होते हैं ना कि उन्हें आता नहीं। तो ये फॉर्मूला होता है डिफरेंशिएशन का, क्या कि डी एक्स की पावर एन अपॉन में अगर उसके साथ डिफरेंशिएट कर रखा है तो एन एक्स एन की पावर एन। जैसे एग्जांपल के लिए मैं तुम्हें बोल दूं कि एक्स की 4 का डिफरेंशिएट करो, तो मैं क्या करूंगा, डी बाई डी एक्स, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 4 एक्स की पावर 4 माइनस के 1, तो मतलब क्या हो जाएगा, 4 एक्स की 3। बोलो हाँ है ना? अगर तुम्हारी वैल्यू नेगेटिव में आ जाए, तुम्हें बोल दिया एक्स की पावर माइनस 2 का डिफरेंशिएट करो एक्स के साथ, तो डी बाई डी एक्स, कुछ नहीं करना, माइनस के 2 एक्स माइनस के 2 माइनस के 1, तो कितना हो जाएगा, माइनस के 2 अपॉन में एक्स की क्यूब हो जाएगा। बोलो अगर तुम्हें कोई डिफरेंशिएट करना दे दे, कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट दे दिया c और x की पावर n अपॉन में dx, ठीक है, फंक्शन होना चाहिए, जो वैल्यू ऊपर होनी चाहिए वो इसके नीचे होनी चाहिए, तभी ये आपस में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ये इंटीग्रेशन का रूल है, ये डिफरेंशिएशन का रूल है। तो जैसे इक्वल टू कितना हो जाएगा, c कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, तो फिर से सेम फॉर्मूला लगा दो, n x की पावर n माइनस के 1। जैसे तुम्हें कभी कभी क्वेश्चन दे दे कि 2x की पावर 4 का डिफरेंशिएट बता, तो कुछ नहीं, 2 इंटू, फिर से इस पे ये रूल लगा दो, x की पावर n, तो इंटू क्या हो जाएगा, 4x की पावर 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8x की पावर 3। दिस इज योर आंसर। ऐसे ही कभी कभी तुम्हें क्या दे देगा, बता भाई 1/x का डिफरेंशिएट क्या होगा, बताओ इसका डिफरेंशिएट क्या होगा, तो कुछ नहीं करना, 1/x को हम क्या लिख लेते हैं, x की पावर माइनस के 1 कर लेते हैं कि नहीं कर लेते, तो बस इसी का डिफरेंशिएट करना है, तो कितना हो जाएगा, माइनस के 1 इंटू एक्स माइनस के 1 माइनस के 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस के 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर। लो ये तुम्हारा आंसर आ गया। बोलो आ गया कि नहीं गया? जब ऊपर भी x का फंक्शन हो, नीचे भी x का फंक्शन हो, तो यू कैन डिफरेंशिएट इट। लेकिन अगर तुम्हारे पास कोई वैल्यू ऐसी आ जाए कि dy को डिफरेंशिएट कर x के साथ, तो ये वैल्यू एज इट इज ऐसी ही लिखी रहेगी। जैसे मैं तुम्हें बताता हूँ कैसे। जैसे तुम्हारे साथ, जैसे तुम्हें बोल दिया कि z इज द फंक्शन ऑफ x एंड y, जैसे तुम्हें कोई किसी ने भी ये बोल दिया z इज द फंक्शन ऑफ x एंड y, भाई z इज द फंक्शन ऑफ x एंड y, और मुझे इसको dz बाई dx निकालना है, तो बोलो कोई भी दे दिया, चलो, या तुम्हें बोल दिया कि z इक्वल टू x और y है, और फाइंड आउट क्या, dz बाई dx, ठीक है। तो इस केस में देखो दो रूल लगते हैं। जब तुम्हारे पास डिफरेंशिएट u डॉट v दे रखा हो, तो इसके लिए रूल लगता है, पहले u को बाहर ले लो कांस्टेंट, ठीक है, और dv बाई dx ऐसे, प्लस फिर v को बाहर ले लो और du बाई dx, ये रूल होता है। मतलब पहले एक, जैसे तुम्हें प्रोडक्ट में है, तो प्रोडक्ट में क्या करोगे, पहले एक चीज को कांस्टेंट रखो, उसको बाहर ले लो, इसका डिफरेंशिएट कर दो, फिर सेकंड में प्लस करके इसको कांस्टेंट ले लो और दूसरे वाली का डिफरेंशिएट कर दो। जैसे मैं इसमें करके दिखाऊंगा, जैसे हमें दे रखा है z इक्वल टू x और y, और मुझे डिफरेंशिएट करना है x के साथ, तो मैं क्या कर सकता हूँ, dz बाई dx इक्वल टू क्या होगा, देखो अगर मैं x को कांस्टेंट बाहर ले लूँ तो x बाहर आ गया, तो हमारा लिखा जाएगा dy बाई dx। मतलब इसमें दो फंक्शन होते हैं, 1 और 2, ठीक है। तो एक बार पहले एक का डिफरेंशिएट, फिर बाद में दूसरे का। तो मैंने किसका किया, x को कांस्टेंट बाहर ले लिया, y का डिफरेंशिएट किया dy बाई dx प्लस के, फिर मुझे किसका करना है, x का डिफरेंशिएट, तो dx अपॉन में dx इंटू y, तो ये कट जाएगा, तो हमारा dz बाई dx इक्वल टू कितना आ जाएगा, x dy बाई dx प्लस के y आ जाएगा, ठीक है। बोलो, तो इसे हम डिफरेंशिएट रूल बोलते हैं। जैसे ये भी जो मैं वैन डर वाल्स गैस में बताया था, क्या निकलवाया था तुमसे, डेल पी बाई डेल टी
करवाया था, डेल पी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, तो हमारा कितना आ रहा था, एन आर टी अपॉन में वी माइनस के एन बी, ठीक है, माइनस के ए एन स्क्वायर अपॉन में वी स्क्वायर आ रहा था। अब मुझे डिफ्रेंशिएट करना है, तो जब मैं टेम्परेचर के साथ डिफ्रेंशिएट करूंगा इस वैल्यू को डिफ्रेंशिएट करूंगा, तो यहाँ तो टेम्परेचर का फंक्शन है, तो इसका मतलब ये वैल्यू डिफ्रेंशिएट हो जाएगी। तो देखो कैसे होगी, तो इसकी पावर कितनी है, 1 है कि नहीं है, तो t की पावर 1 माइनस के 1, तो t की पावर 1 माइनस के 1 इक्वल टू कितना आ जाता है, t की पावर 0, और किसी की पावर 0 इक्वल टू क्या होता है, 1 ही होता है। अच्छा सुन लो, तुम्हें ये भी बता देता हूँ, किसी की पावर 0 है इक्वल टू 1 होगा, किसी की पावर इन्फिनाइट है तो इन्फिनाइट होगा, किसी की पावर माइनस इन्फिनाइट है तो 0 हो जाएगा। ध्यान रखना, तुम्हारा मैथमेटिकल पोर्शन भी थोड़ा वीक रहता है। किसी की पावर 0 है तो वो 1 हो जाता है, किसी की पावर इन्फिनाइट है तो इन्फिनाइट हो जाता है, और किसी की पावर माइनस इन्फिनाइट है तो वो 0 हो जाता है। ठीक है, कर लोगे। तो यहाँ पे देख, जब टेम्परेचर के साथ करूंगा तो इसमें तो कोई टेम्परेचर का फंक्शन नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो किसी भी कांस्टेंट चीज का, जैसे तुम्हारे पास dc बाई dx, तो इसका डिफरेंशिएट 0 हो जाएगा। जैसे तुम्हारे पास कोई फंक्शन दे दे z इक्वल टू 2x प्लस के y प्लस के 2, ऐसे कोई फंक्शन दे दिया और तुम्हें बोल दिया कि dz बाई dx निकाल, तो dz बाई dx निकालेगा तो इसका कितना आ जाएगा, आंसर सिर्फ 2 आ जाएगा, प्लस के dy बाई dx हो जाएगा इसका, प्लस के यहाँ पे कोई x का फंक्शन नहीं है, तो किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएट करो या इंटीग्रेट करो वो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 0। तो ये हमारा ओवरऑल आंसर हो जाएगा। आई होप अब आपको डिफरेंशिएशन कंसेप्ट क्लियर हो चुका है, क्योंकि डिफरेंशिएशन बहुत ज्यादा यूज होगा पूरी थर्मोडायनेमिक इक्वेशन में। तो अब तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी ना, बोल दो, फील ले लूंगा मैं, पता है मुझे समझ में आ रहा होगा, मेहनत ही इतनी कर रहा हूं तुम्हारे पीछे, समझे। चलो, तो तुमने निकाल दिया वैन डर वाल्स गैस के लिए, बहुत अच्छी बात है। सेकंड आती है वैन डर वाल्स, रिड्यूस वैन डर वाल्स गैस इक्वेशन। अब भाई रिड्यूस वैन डर वाल्स गैस इक्वेशन क्या होती है, आधे बच्चे तो इसी पे वेट करने लग गए होंगे। गैसेस स्टेट पढ़ते तो तुम्हें पता होता ना अच्छे से। देखो, P प्लस के ए एन स्क्वायर अपॉन में वी स्क्वायर, और V माइनस के एन बी, V माइनस के एन बी इज इक्वल टू आर टी, एन आर टी होता है। अगर इस इक्वेशन में से मैं इस फंक्शन को डिलीट कर दूं, इस पूरे फंक्शन को डिलीट कर दूं, इसको क्या मान लूं, 0, तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाती है, हमारी इक्वेशन बन जाती है P V माइनस के एन बी इज इक्वल टू एन आर टी, और इसी इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, रिड्यूस वैन डर वाल्स गैस इक्वेशन। ध्यान रखना, रिड्यूस वैन डर वाल्स गैस इक्वेशन, ठीक है। तो हमारे पास 3 इक्वेशन होती है, तुम्हें इन्हीं 3 इक्वेशन का यूज करना है। एक तो आइडियल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू nRT, पहली इक्वेशन तो ये, दूसरी इक्वेशन ये कंप्लीट वैन डर वाल्स गैस इक्वेशन, और तीसरी होती है ये रिड्यूस वैन डर वाल्स गैस इक्वेशन। तो इन्हीं 3 इक्वेशन को यूज करके तुम्हें सारी थर्मोडायनेमिक्स पढ़नी है, ठीक है। चलिए, अब तुम्हें निकालना है डेल एस बाई डेल वी एट फॉर रिड्यूस वैन डर वाल्स गैस इक्वेशन। तो निकाल दो, अब तो बड़ा इजी है। क्या था, डेल एस बाई डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, बोलो तो कितना था, डेल पी बाई डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम होता है इक्वल टू, बोलो इजी है कि नहीं है। तो डेल पी बाई डेल टी, तो पी को एक साथ रखो, पी को इधर लिया है तो पी को इधर ले आओगे तो कितना आ जाएगा, एन आर टी अपॉन में वी माइनस के एन बी। तो डेल बी बाई डेल टी तो इक्वल टू, जब इसको टेम्परेचर के साथ डिफरेंशिएट करोगे तो कितना आ जाएगा, एन आर अपॉन में एन बी आ जाएगा, या एन इक्वल टू 1 दिख दिया तो आर अपॉन में वी माइनस के बी। बोलो, तो रिड्यूस वैन डर वाल्स गैस इक्वेशन के लिए भी यही वैल्यू आती है, डेल एस बाई डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, और रिड्यूस के लिए भी यही आती है, फुल के लिए भी यही आती है, रिड्यूस के लिए भी यही आती है। तो अगर तुम्हारा कोई क्वेश्चन अब तक बन सकता है जितना पोर्शन मैंने पढ़ाया, तो इससे ज़्यादा पोर्शन नहीं बन सकता। अगर एग्जामिनर ज़्यादा ही कमी ना हो गया तो वो तुम्हें बी की वैल्यू दे के भी पूछ लेगा। कैसे, कि क्वेश्चन ऐसे दे देगा कि चल भाई मुझे बता, अल्फा की वैल्यू कुछ दे देगा 316, मुझे बहुत लंबी यूनिट होती है याद नहीं है, बी इक्वल टू कुछ दे देगा तुम्हें 0.238, इस तरीके से दे देगा। वॉल्यूम तुम्हें दे देगा कि वॉल्यूम है तुम्हारा 10 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो फाइंड आउट डेल एस
by del V at constant temperature for reduced van der Waals gas। देखो अगर तुम्हें वैल्यू भी गिवन दे दे, एग्जामिनर आगे जाके क्वेश्चन हार्ड करने वाला है, तो अगर तुम्हें वैल्यू दे दे कि बी की, इनकी यूनिट मुझे याद नहीं, ठीक है, ए बी, और वॉल्यूम दे दे 10 सेंटीमीटर क्यूब, और तुमसे पूछे डेल एस बाई डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर फॉर रिड्यूस्ड वैन डर वाल्स गैस के लिए क्या होगा? अरे बड़ा इजी है, आर अपॉन वी माइनस के बी आ गया, आर की वैल्यू 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल होती है, वॉल्यूम तुम यहाँ पे लिख ही दोगे, और बी की वैल्यू तुम्हें गिवन ही है, लो मैग्नीट्यूड फॉर्म में निकाल दी। तो मैं भी अब जैसे जैसे एग्जामिनर क्वेश्चन को बढ़ा रहा है, मैंने भी अपनी सोचने की पावर बढ़ा दी। मैं भी सोचने लगा कि अब एग्जामिनर अगर गंदे से गंदा भी क्वेश्चन बना सकता है किसी भी पॉइंट से, तो कितना गंदा बना सकता है। तो तुम्हें मैं रेडी कर रहा हूँ बिल्कुल खतरनाक किसी भी जंग के लिए, ऐसे निकल जाओगे तुम, ऐसे, समझ गए? तैयार हो? तो ये इस टाइप के क्वेश्चन अब तक जितना पोर्शन पढ़ाया है उसमें से पूछे जा सकते हैं, इनसे बाहर कुछ नहीं आएगा, ध्यान रखना। क्वेश्चन रहेगा तो इन्हीं सबसे रिलेटेड रहेगा, इससे बाहर वो कुछ क्वेश्चन नहीं देगा, ठीक है? तो चलिए, हमारा मैक्सवेल रिलेशन खत्म हुआ। मैक्सवेल रिलेशन से हमने स्पॉन्टेनिटी क्राइटेरिया, उसके क्वेश्चन देखे। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है साइक्लिक रूल। चलिए डालिए हेडिंग, साइक्लिक रूल क्या होता है?